हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चन वैसे भी सीटेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एंड आपको समझ में भी आ रहा होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको लास्ट तक देखना। ये हिंदी पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, तो उसमें आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली आपको जो 2 बजे क्लास मिलती है उसको आप ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग जीके जीएस जो है चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोग उसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बीपीएससी की जो क्लासेस है 2 बजे जो मिलती है आप लोग ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको जीके जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग इसमें हिंदी पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो है प्रीवियस के क्वेश्चन है, यानी जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगी ऑफिशियल आंसर की से बताऊंगी, तो ये डाउट मत रखिएगा कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है आपको डेली जो 3 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी के प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका ईवीएस हो गया, इसके भी हम लोग कर रहे हैं, मैथ हो गया। तो हर सब्जेक्ट की आपको जो है क्लासेस मिलती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको बीपीएससी एंड सीटेट की क्लासेस भी मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें जो है पैराग्राफ दिया गया था, तो पैराग्राफ हम लोग नहीं सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पैराग्राफ को कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जाके ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपका टाइम भी बचेगा एंड जो पैसेज होते हैं उसमें आप पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे, क्योंकि मेरे पूरे में पूरे आए हुए थे। वैसे ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, तो आप लोग वैसे ही फॉलो करिएगा। आपका जो पैसेज है उसमें आप 15 और 15 लेके आओगे, क्योंकि मेरे भी आए हुए थे। आप वही मेथड फॉलो करिएगा, आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात कही गई, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कक्षा में लिखना डैश डैश से प्रारंभ होता है, यानी जो कक्षा है उसमें लिखना कैसे प्रारंभ होता है। ये जो है छोटे बच्चों की बात की जा रही है, यानी प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात कही जा रही है। तो पहला है अक्षर लिखने, या फिर चित्र बनाने, या फिर वाक्य लिखने, या फिर शुरू से। तो जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं उनका लिखना कैसे प्रारंभ होता है। देखिए, इसमें जो है आपका अक्षर लिखने से नहीं होगा, क्योंकि पहले बच्चा मान लीजिए क्लासरूम में आता है, तो क्या वो पहले ही का आप ऐसे ऐसे उसको देते हैं, ठीक है, वो क्या उस पर फेरना स्टार्ट कर देता है? नहीं, उसके पहले वो घर पे अपना लिखना स्टार्ट कर चुका होता है। यानी कैसे, वो पेन पेंसिल लेगा या फिर चौक लेगा, आपने देखा होगा चौक बच्चे लेकर के दीवालों पे कुछ भी बनाते रहते हैं, स्क्रबलिंग करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्क्रबलिंग कहते हैं। ये लिखने की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, यानी बच्चे क्या होते हैं, हाथ में पेंसिल हुई या फिर पेन हुआ या फिर चौक हुई, तो दीवालों पे कुछ भी बनाया करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका लिखना जो है स्टेप स्टार्ट हो चुका है, यानी पहला स्टेप जो है वो स्क्रबलिंग ही होता है, और बच्चे स्टार्ट कर चुके होते हैं। घर की दीवालों पे आपने देखा होगा बच्चे अच्छे से ऐसे ऐसे लाइनें खींचा करते हैं, या फिर स्कूल में भी छोटी क्लासेस में बच्चे ऐसी ही लाइनें खींचा करते हैं। तो ये क्या है, लिखने की पहली स्टेज होती है, इसको स्क्रबलिंग कहते हैं। साथ ही साथ बच्चे कुछ उल्टे सीधे चित्र भी दीवालों पे बनाते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बट बच्चों का क्या है, पकड़ने का प्रैक्टिस हो रहा होता है, और जो उनका हाथ मजबूत हो रहा होता है, वो पेन को कैसे पकड़ना है, चाक को कैसे घुमाना है एंड पेन को कैसे घुमाना है। ठीक है, तो ये अक्षर लिखने से स्टार्ट नहीं होगा, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही, क्योंकि अगर बच्चा लिखना स्टार्ट कर चुका है तब तो वो अक्षर फेरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई, प्रारंभ करना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। वाक्य लिखने से भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, पहले वो एटलीस्ट पेन पेंसिल पकड़ना तो सीखें, उसके बाद अक्षर बनाना सीखेंगे, फिर वो वाक्य लिखना सीखेंगे। शुरू से ये भी नहीं होगा। जो है आपका चित्र बनाने से होगा। देखिए, अगर स्क्रिबलिंग होता तो वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पे चित्र बनाने से दिया गया है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि इसमें जो बात कही गई, लिखना प्रारंभ करना है, तो
बच्चे पेन उठाते हैं, पेंसिल उठाते हैं, कोई भी ऐसे ऐसे चित्र बनाया करते हैं। आपने देखा होगा कॉपी पे, दीवालों पे वो बनाया करते हैं कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ना ही कोई लुक बन रहा होता चित्र का, बट वो बनाया करते हैं। तो वो जो है बनाना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं चित्र के ही माध्यम से। वो पेन पकड़ रहे हैं तो पेन पकड़ने की उनकी स्पीड बन रही है, साथ ही साथ पेन में बैलेंस आ रहा है, कैसे पेन को हमको घुमाना है, कैसे हमको पेंसिल को घुमाना है। तो लिखना जो है वो स्टेप स्टार्ट हो जाता है चित्र के ही माध्यम से। यानी बच्चे कुछ भी बनाया मतलब कुछ भी बनाना, आपका स्क्रिबलिंग हो गया, चित्र बनाना हो गया, उल्टे सीधे कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों का जो लिखना है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन मच बेटर है और 2 ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? यानी जो भाषा कौशल है उसमें आपका इसमें कौन सा विचार जो है वो सही है? पहला है, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। यानी जो भाषा के कौशल होते हैं वो कौन से होते हैं? आपका जो है लिसनिंग हो गया, यानी पहले आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर क्या करेंगे आप रीड करेंगे, फिर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो कौशल होते हैं भाषा के सुनने के, यानी सूबो पाली से आप समझ सकते हैं, सूबो पाली। ठीक है, तो जो सूबो पाली होता है, जैसे आप पहले सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर आप लिखेंगे। तो ये जो सूबो पाली होता है, यानी पहले आप लर्निंग मतलब लर्निंग, यानी आप पहले सुन रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं। तो जो पढ़ने के कौशल, भाषा के जो कौशल हो रहे हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही बात है, संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सुनते हो तो आपका दिमाग प्रोग्रेस कर रहा होता है, फिर आप बोलने की भी कोशिश कर रहे होते हो, और जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहे होते हो। तो ये जितने भी मतलब कौशल, 4 कौशल होते हैं, ये चारों कौशल एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको देखना है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, या फिर ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या फिर ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। यानी जो कौशल होते हैं वो एक साथ नहीं सीखे जा सकते। यानी आपने सुनना सीख लिया है, फिर बोलना आप 1 महीने बाद सीखेंगे, फिर पढ़ना आप सीखेंगे 1 महीने बाद, फिर लिखना आप 1 महीने बाद सीखेंगे, यानी 1-1 महीने का प्रोसेस चलेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। आप सुनना स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, साथ ही साथ लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये जो कौशल है आगे पीछे भी हो सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखना पहले मतलब पढ़ना ही पहले सीखेंगे फिर आप लिखना सीखेंगे, ऐसा नहीं जरूरी है। आप पहले लिखना भी सीख सकते हैं, फिर आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो ये जो कौशल होते हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, एक सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एक सीक्वेंस में सीखते हैं और कुछ बच्चे आगे पीछे भी सीख रहे होते हैं। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे उसको कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा, लेकिन हाँ एक ही साथ में सीखने मतलब सीखे जाते हैं ये कहना सही हो जाएगा। लेकिन एक ही मतलब एक ही सीक्वेंस में सीखे जाते हैं भाषा कौशल, वो सही है, बट एक ही सीक्वेंस में सीखने चाहिए। देखिए, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा खेल होता है, तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगर ये बात कह दे कि भाषा कौशल एक ही सीक्वेंस में सीखे जाते हैं तो पॉजिटिव है, सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि भाषा कौशल एक ही सीक्वेंस में, एक ही क्रम में सीखने चाहिए, यानी इस पे जोर डालना है कि ऐसे ही आपको सीखने, वो आपका गलत हो जाएगा। सीडीपी में यानी सीटेड में यही है, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा खेल है। अगर आपने लैंग्वेज समझ गए तो आप सीटेड क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि लैंग्वेज ही घुमाता है, उसी में हर व्यक्ति घूमता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहे कि भाषा कौशल एक ही सीक्वेंस में सीखे जाते हैं, तो हाँ सीखे जाते हैं, बट सीखने चाहिए तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे मतलब पेन पेंसिल चौक के माध्यम से दीवारों पे कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं, बट वो क्या पढ़ना सीख चुके हैं? नहीं सीखे हैं। बच्चे सुनते पहले हैं, बोलना क्या पहले शुरू कर देते हैं? नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आगे पीछे भी हो सकते हैं, और कुछ है जो एक सीक्वेंस में बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये आपका कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि एक क्रम में जरूरी नहीं है कि क्रम में ही सीखे जाएंगे, कि आपने सुनना सीख लिया है तो आप बोलना सीखोगे, फिर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप लिखना सीखोगे, ऐसा नहीं होता है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, ये भी कहना गलत होगा, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भाषा के कौशल हैं सुबोपाली, वो आपके एक सीक्वेंस में भी सीखे जा सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, और ये चारों जो कौशल होते हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। यानी जो आपका लिसनिंग,
स्पीकिंग, जो रीडिंग राइटिंग होता है, वो चारों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? परखने, जुड़ने और तादात्म्य में, या फिर जानने, जूझने, जुड़ने, या फिर परखने, जूझने, तादात्म्य में, या फिर जानने, परखने और जुड़ने। तो इसमें जो बात कही गई है, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो एक वातावरण निर्मित कर रही होती है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो एक पूरा इन्वायरमेंट होती है, यानी कि जो बुक है, बुक कैसी प्रिंट की गई, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे की लर्निंग पे। यानी बुक अगर इंटरेस्टिंग है तो बच्चा उसमें और इंटरेस्ट लेगा। वो पढ़ नहीं पा रहा होता, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बच्चा बुक पढ़ नहीं पा रहा है, पर उसमें चित्र बनाए गए हैं, उसमें अच्छे अच्छे पेड़ बने हैं, उसमें फूल बने हैं अच्छे, तो बच्चा उसको देख रहा है, बहुत गौर करके भी देख रहा होगा। तो क्या बच्चा वो पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है, बट उसको इंटरेस्टिंग लग रही है तो बुक वो देख रहा है, तो कुछ ना कुछ उससे वो सीख ही रहा होगा, है ना। तो ये बातें होती हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होता है वो एक इन्वायरमेंट यानी वातावरण निर्मित करता है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो पाठ्य पुस्तक होती है वो एक इन्वायरमेंट का ही रूप जो है होती है। अगला जो क्वेश्चन है 9, स्किनर के अनुसार, स्किनर की जो थ्योरी है वो आपके हिंदी पेडागोजी में पूछी जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला इसमें भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यानी जो लैंग्वेज होती है वो परिवेश यानी जो अपने एनवायरनमेंट से सीखी जाती है, या फिर भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, यानी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होके बच्चे, या फिर एक दूसरे से इंटर रिलेट करके ही बच्चे सीख रहे होते हैं, या फिर भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, यानी भाषा सीखना बहुत ही टफ है, या फिर यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो सिंपल सी बात है, स्किनर की थ्योरी ही है अनुकरण पर आधारित, यानी बच्चे नकल करके सीखते हैं। इनका मानना ये है कि बच्चे जो है वो अनुकरण करके सीख रहे होते हैं, कॉपी करके सीख रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, अगर वो माँ को मेकअप करते हुए देख रही है तो अगले दिन वो भी वैसा ही मेकअप करेगी, बट वैसा सेम तो नहीं कर पाएगी, बट कॉपी करेगी, ठीक है। तो ये रहता है कि बच्चे क्या होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसा बिहेव बड़े करेंगे वैसा ही वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनुकरण के ही माध्यम से सीख रहे होते हैं। भाषा अंतर क्रिया से सीखी जाती है, तो अगर वाइगोस्की होता है तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें अनुकरण की बात कही गई स्किनर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सा दिया गया? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ठीक है। ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये जो है इसके अनुसार पे अब आपको इसमें से आंसर देना है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो सीटेड है वो क्वेश्चन कैसे पूछना स्टार्ट कर चुका है। मतलब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि यही क्वेश्चन 2016 में इतना मतलब इजी आते थे आज की अपेक्षा, बट वही क्वेश्चन आप, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिलेबस नहीं चेंज किया गया, उसी चैप्टर से उसी टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे घुमा के बनाया जा रहा है कि हर व्यक्ति उसमें घूम रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज इतना घुमाते हैं कि कुछ कहने को ही नहीं। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप सीटेड क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें टाइम लगेगा। देखिए सीटेड में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आप प्रीवियस के क्वेश्चन करिए, कहीं से मॉक टेस्ट कुछ भी मत खरीदिए। मैंने कहीं से कुछ नहीं खरीदा था, ना तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग की, ना मैंने ऑफलाइन कोचिंग की, ना कोई मॉक टेस्ट लिए, कुछ नहीं। बस क्या किया, प्रॉपर तरीके से सिलेबस देखा, टॉपिक कंप्लीट किए, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन किए, बस इतना करिए इनफ, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से टाइम मैनेज होगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से ही करनी है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप डाउनलोड करके खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेली 3 बजे क्लास मिलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इसमें जो बात कही गई, अगर तुम पापा की जगह होती, यानी पूछा जा रहा है एक बच्ची से कि अगर पापा की जगह तुम होती तो अपना ठेला कहाँ लगाती, वो ऐसा तुम क्यों करती। ठीक है, तो यह प्रश्न किससे जुड़ा है, विभिन्न व्यवसायों से, या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति से, या फिर चिंतन क्षमता के विस्तार से, या फिर परिवार की जानकारी से। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि अगर तुम पापा की जगह होते तो अपना ठेला कहाँ लगाते, तो बच्चा बताएगा कि हम अपना ठेला यहाँ पे लगाते, वहाँ पे ज़्यादा बिक्री होती, या फिर हम ठेला यहाँ पे लगाते, वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं। तो ऐसा तुमने क्यों तय किया, उसका रीजन बताना है कि आखिर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, अपना ठेला वहाँ पे क्यों लगा रहे हो, आखिर किस वजह से। तो बच्चा इसमें व्यवसाय से संबंधित होगा नहीं, उसके जो है अनुभवों की अभिव्यक्ति होगी वो भी नहीं होगा आपका। ठीक है, मे भी कुछ कुछ हद तक ये आपका ऑप्शन सही था, बट सबसे बेस्ट हमको ढूंढना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो हमको 1 नंबर देगा। देखिए पेडागोजी में यही रहता है, आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, आपको चारों ऑप्शन पॉजिटिव लगेंगे, बट क्या है कि उसमें भी एक ऐसा आंसर होगा जो सबको इंक्लूड कर रहा होगा अपने अंदर, तो आपको वो आंसर देना है जो आपको 1 नंबर दे। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही था, बट हमको क्या देना, परिवार की जानकारी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे हमको बच्चे की परिवार की जानकारी नहीं चाहिए। चिंतन क्षमता के विस्तार, चिंतन क्षमता के विस्तार से है, क्योंकि अब जब आप पूछेंगे कि आखिर अपना ठेला वहां पे क्यों लगाओगे, आखिर क्या रीजन है, तो बच्चा अपना तर्क देगा कि वहां पे ऐसा माहौल है, वहां पे बच्चे ज्यादा आते हैं, वहां पे स्कूल है, वहां पे मार्केट है, तो बच्चे वहां पे तर्क वितर्क करेंगे, यानी बच्चे वहां पे अपना डिसीजन देंगे, डिसीजन होगा, यानी क्लासरूम में डिस्कशन भी चलेगा कि आखिर वहां पे ठेला बहुत अच्छा लगेगा, आखिर वहां पे क्यों अच्छा लगेगा, कितने टाइम चलेगा, कौन सा वहां पे ठेले पे क्या बेचना चाहिए जो अच्छा चलेगा, तो बच्चे उसमें तर्क वितर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी चिंतन जो क्षमता है वो डेवलप होगी, उसका विस्तार हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी जो हिंदी भाषा का आकलन है इसमें जो कौन सा ऐसा बिंदु है जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे, सहज अभिव्यक्ति, या फिर अलंकारिक भाषा, या फिर भाषा की संरचना, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति, इसको आप सबसे ज्यादा जो है आकलन के दौरान महत्व देंगे। अब ये सहज अभिव्यक्ति है क्या, देखिए सहज अभिव्यक्ति का मतलब है सिंपल सी, बच्चे को आप जो है आकलन कर रहे हैं, तो बच्चे को आप बच्चा जिस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने में कंफर्टेबल हो, मान लीजिए जो उसकी मदर टंग है, क्योंकि सभी बच्चे नॉर्मल सी बात है छोटी क्लास में बच्चे अपनी मदर टंग में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने में, तो हमको उन्हीं के लैंग्वेज यानी जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो उसी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करें, अपने आप के बारे में बताएं, अपनी राय दें। ठीक है, तो हमको जो है सहज अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तभी जाके आप आकलन कर पाएंगे। मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में आपने पूछा, बच्चे को पता है उस टॉपिक के बारे में, बट आपने कह दिया इंग्लिश में बताओ, लेकिन बच्चे को तो इंग्लिश नहीं आती, बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, तो कहाँ से बता देगा, तो आपको यही लगेगा कि बच्चे को नहीं आता है, तो इससे आकलन नहीं हो पाएगा, बच्चे को आ रहा था बट वो नहीं बता पाया, तो इसका क्या रीजन हुआ, क्योंकि जो आकलन होता है उसके द्वारा हमको क्या करना है, सहज अभिव्यक्ति करनी है, यानी बच्चा जिस भी लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो, जिस भी एक्टिविटी से कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, उसमें हमको बच्चे को अभिव्यक्त करने देना है। ठीक है, तभी जाके आप आकलन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब बच्चा किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, तभी जाके बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, और तभी आप एक टीचर के रूप में बच्चे का आकलन भी कर पाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी प्राथमिक स्तर की बात चल रही है, पढ़ना सिखाने की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो आप किस सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे, यानी बच्चा जो है पढ़ना सीखे, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, या फिर शुद्ध उच्चारण, या फिर रोचक कहानी। तो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है अक्षर ज्ञान, यानी बच्चा जो है पहले वो इंटरेस्ट तो ले सीखने के लिए कि हाँ उसको पढ़ना है, तो अक्षर ज्ञान आपका नहीं होगा। वर्णमाला ये सब बाद की, यानी ये सेकंड ऑप्शन है, लेकिन हमको फर्स्ट देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमको किसको देनी है। शुद्ध उच्चारण तो ये बहुत ही दूर की बात है, यानी कि जब बच्चा क्लास फर्स्ट या सेकंड में चला जाए तब हमको धीरे धीरे क्या करना होता है, लाउड रीडिंग करानी होती है क्लासरूम में, जिससे कि बच्चे का शुद्ध उच्चारण हो सके। ठीक है, तो ये तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या होगा, रोचक कहानी,
यानी जब बच्चे को आपको पढ़ाना सिखाना है तो हमको रोचक कहानियां लानी होंगी। जब रोचक कहानियां होंगी, जब बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा होगा तो बच्चा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, और जो दूसरे बच्चे होंगे वो सुनने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा सुनेगा और जब दूसरा बच्चा पढ़ेगा तो दोनों की रीडिंग बहुत अच्छी होगी। यानी जब बच्चा सुन रहा होगा, उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो वो कोशिश करेगा कि हम भी पढ़ें, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, रोचक कहानियां क्लासरूम में लानी है, क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, उनको इंटरेस्ट चाहिए। उनको ये मतलब नहीं कि हमको ये पढ़ना है, इससे मेरा आगे फ्यूचर है, ऐसा नहीं। उनको इंटरेस्ट चाहिए, उनको जिसमें मजा आएगा, जिसमें आनंद मिल रहा है वो काम करते हैं। तो इसलिए रोचक कहानी होनी चाहिए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है, यानी वो क्लास फर्स्ट में है, बट वो जो किताब शब्द है उसको क्या लिख रही है, कतब। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश डैश को दर्शाता है, यानी वो अज्ञानता है उसमें। अज्ञानता होती तो वो कतब क्यों लिख पा रही होती, है ना, ये भी तो एक पॉइंट बन रहा है। या फिर स्ववर्तनी है, या फिर नियंत्रित लेख है, या फिर लापरवाही है। अगर लापरवाही होती तब भी वो ये वर्ड क्यों लिख पा रही है, अगर लापरवाही होती तो कुछ ना लिख पा रही होती। तो ये भी आपका। और नियंत्रित लेख भी नहीं है, क्योंकि इसमें बाउंडेशन तो नहीं दिया गया है कि 3 ही जो है शब्द में आपको लिखना है, ठीक है, यानी 3 ही वर्ड में आपको लिखना है। इसमें क्या बात की जा रही, स्ववर्तनी है, यानी उसकी खुद की वर्तनी है कि वो किताब को क्या कर रही, जो है कतब लिख रही है। यानी उसकी लैंग्वेज जो है, उसकी मदर टंग में ये इंक्लूड है। कुछ थोड़ा बहुत इसके असर देखने को मिल रहा है, यानी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग, मतलब जो है असर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि एक क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे की मदर टंग तो चेंज होती है, बट उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का भी फर्क देखने को मिलता है। यानी सभी की जो है लैंग्वेज अलग होगी, साथ ही साथ बोलने का तरीका भी चेंज होगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो है भाषा अलग तरीके की प्रयोग की जा रही है, कुछ क्षेत्रों में अलग तरीके की होती है। तो क्षेत्रीय असर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है स्ववर्तनी, यानी बच्चे के खुद की वर्तनी है कि वो किताब को कतब लिख रही है, बट ये नहीं कि वो लापरवाही कर रही है, ये भी नहीं कि उसमें अज्ञानता है। अगर अज्ञानता ही होती तो वो लिख कैसे पा रही है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश डैश ने किया, यानी सामाजिक अंतरक्रिया जो है उसका समर्थन किसने किया है, स्किनर ने। स्किनर ने तो अनुकरण का किया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं। प्याजे, प्याजे तो हेरिडिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं, ये भी नहीं होगा। नॉम चॉम्स्की भी नहीं होंगे, क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, एलईडी बच्चे में एक्टिव रहती है, 5 साल तक जन्मजात क्षमता होती है। सामाजिक अंतरक्रिया जो है आपका वाइगोस्की ने ही दिया, क्योंकि इनकी थ्योरी ही है सोशल कल्चर अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाइगोस्की हैं यही मानते हैं कि जो बच्चे हैं अगर समाज में इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब इनकी थ्योरी में ये कहा गया है कि अगर बच्चा छोटा है, मतलब बच्चा 5 साल का है, और वो अगर अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, उसके जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो उम्र के हिसाब से वो बेहतर सीखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो जब बच्चा कब सीखेगा, जब इन्वायरमेंट में लोगों से इंटरेक्ट होगा, जब लोगों से बातचीत करेगा, उनके तौर तरीके सीखेगा, तो ये समाज के ही द्वारा होगा। इसमें आपका वाइगोस्की सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की का मानना ये है कि बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा दिया जा रहा है, उनको अच्छा उसका मतलब बैकग्राउंड है, अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे वहाँ पे लोग हैं जहाँ पे मतलब वो बच्चा रह रहा है, वहाँ के लोग अच्छे एजुकेशन में मतलब शिक्षा ले रहे हैं, तो बच्चा भी उम्र के हिसाब से बेहतर सीखेगा। ये नहीं है कि उसकी उम्र जो मान लीजिए 5 साल है तो वो 5 साल का अपने एक लेवल में इतना ही सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। वो उम्र के हिसाब से बेहतर सीखेगा, उसकी जो समझ है वो अच्छी होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उनका डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन उनका माइंड डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। जो मतलब 5 साल का ये भी एक बच्चा है, 5 साल का ये भी एक बच्चा है, ठीक है। लेकिन जो ये बच्चा है इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो इसका ग्रो अच्छा होगा, माइंड का भी मतलब जो डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जो ये दूसरा बच्चा है जहाँ के लोग मतलब पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, दूर दूर का उनका कोई संबंध ही नहीं है, जहाँ पे लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे का जो दिमाग है वो उस हिसाब से डेवलप होगा, और ये बच्चा जो है इससे ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का जो है वो असर बच्चे के डेवलपमेंट पे भी पड़ रहा होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समाज में अंतःक्रिया करके ही बच्चा सीखेगा भाषा को। तो इसमें आपका वाइगोस्की हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, व्यवसायिक में, विद्युत में, या फिर साहित्य में, या फिर वैज्ञानिक में। तो इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत में। ठीक है, यानी सकारात्मक जो है संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पे सर्वाधिक बल देंगे? यानी प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा में आप किस पक्ष पर ज्यादा बल देंगे? व्याकरणिक नियम पर, यानी आप बच्चों को रूल सिखाएंगे, या फिर व्याकरण ज्ञान देंगे, या फिर भाषा ज्ञान देंगे, या फिर भाषा प्रयोग करेंगे? तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग करेंगे, इस पे आप ज्यादा जोर देंगे। व्याकरण तो बच्चा बड़ा होकर तब सीखेगा, इसमें प्राथमिक स्तर की बात कही जा रही है। व्याकरण ज्ञान भी आपको ये बच्चा बड़ा होगा तब वो सीखेगा, भाषा ज्ञान वो भी आपका नहीं होगा। इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा प्रयोग किस पे देना है? भाषा जो है बच्चा अपने जो है रियल लाइफ में प्रयोग कर पाए, मतलब वो क्लासरूम में वो चीजें सीखे, वो लैंग्वेज सीखे जो अपने रियल लाइफ में कनेक्ट करे, वो रियल लाइफ में प्रयोग तो कर पाए। मान लीजिए अगर वो स्कूल में कुछ ऐसे मैथ वो पढ़ रहा है, उसको मैथ आती है, ठीक है, उसको टेबल भी आ रहे हैं, 1 2 भी आ रहा है, बट वो शॉप पे गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको 5 रुपए वापस लेने थे या 2 रुपए वापस लेने थे, तो अपनी रियल लाइफ में प्रयोग ही नहीं कर पा रहा मैथ का, तो पढ़ाने का क्या ही मतलब हुआ? तो हमको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाए। यानी अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ बच्चे को हमको ऐसे पढ़ानी है कि वो अपनी रियल लाइफ में तो प्रयोग कर ले। अगर हम भाषा उसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग करे, एटलीस्ट लोगों से अच्छे से बोले, समझ में आए कि हमसे जो बड़े हैं उनसे हमको आप कह के बुलाना है, ठीक है, हमको लोगों की अच्छे से रिस्पेक्ट देते हुए बात करनी है, तो बच्चा जो है वो भाषा का प्रयोग कर सके जो आप पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले हमको इस पे ही जोर देना है, बाकी तो ये सेकेंडरी हो जाता है कि व्याकरण हुआ ज्ञान, व्याकरण ज्ञान हुआ, जो भाषा ज्ञान है ये सेकेंडरी है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका भाषा प्रयोग होना चाहिए, कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चा वो प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। यानी जो मौखिक आकलन होता है वो सर्वाधिक किस पर बल दे रहा होता है? उच्चारणगत शुद्धता पर, या फिर विचारों की क्रमबद्धता पर, या फिर धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो जो मौखिक भाषा का आकलन है वो सर्वाधिक किस पर बल देगा? इसमें आपका 2 ऑप्शन से हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता पर। ठीक है, कि आखिर बच्चे का जो विचार है वो क्रमबद्ध कैसे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है इस पे बल देगा, यानी इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। यानी भाषा के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं? सोचते हैं, विचारते हैं, या फिर अनुभव करते हैं, या महसूस करते हैं, या फिर चिंतन है, विचरण है, या फिर सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं? सोचते हैं एंड उसको महसूस भी करते हैं। अब वो कैसे? देखिए, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसके बारे में सोचते हो कि हाँ इनसे मतलब इन्होंने हमसे ये बात बोली थी, तो इसके क्या ये बात सही है, या फिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला, आप उस पर डिस्कशन करते हैं, यानी उस पर अपना जो दिमाग है उस पर थिंकिंग अपनी लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, या फिर इन्होंने ऐसी बात क्यों बोली हमको। ठीक है, फिर आप उसको महसूस भी कर रहे हैं। अगर कोई सैड है, आपसे बात कोई कह रहा है, तो आप उसको सुनेंगे, उस पर सोचेंगे भी, उसको महसूस भी करेंगे कि हाँ यार इस व्यक्ति ने हमसे ये बात बोली थी, उसको ये दुख था, या फिर वो व्यक्ति जो था वो इस टाइम खुश था, तो आप कैसे महसूस कर पा रहे हो? मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो खुश है या दुखी है, वो आप फेस से तो समझ जाओगे, थोड़ा बहुत उसके मतलब हाव भाव बता रहे होंगे, लेकिन वो क्यों दुखी है, तो ये आप पता लगाने के लिए उसके भाषा का ही प्रयोग करेंगे ना। यानी वो बोलेगा तो किसी माध्यम से ही, वो लिख के बताए या फिर आपको, या फिर आज के डेट में तो चैट करके बताए, ठीक है, तो वो भी एक भाषा का ही माध्यम है। या फिर वो बोले, तो जब बोलेगा तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेगा, तो हम क्या करते हैं, तभी जाके आप महसूस कर पाओगे कि हाँ इस मतलब व्यक्ति को या मेरे इस फ्रेंड को क्या दिक्कत है, तो आप महसूस कर रहे हो ना। तो ये है कि जो भाषा होती है उसको हम सोचते हैं और महसूस भी कर रहे हैं, यानी जो हमसे लोग बात कर रहे हैं या बात जो कह रहे हैं उस पर हम सोचते भी हैं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, इन्होंने ये बात बोली तो क्यों बोली, आखिर ये टॉपिक ऐसा है तो क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है, हम वो सोचते भी हैं, साथ ही साथ हम महसूस भी करते हैं भाषा के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो वो बताएगा, तभी तो आप जान पाओगे कि हाँ ये इस बारे में खुश है, या फिर वो सैड है तो अब वो आपसे कहेगा तभी आप समझोगे। जैसे कि मान लीजिए सबसे बेस्ट उदाहरण है सॉन्ग,
गाने सभी सुनते हैं। जब आप गाने सुनते हो तो उस पे सोचते भी हो कि आखिर ये जो लाइन बोली गई है ये किस बारे में है। कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ लोग तो ऐसे गाना सुनते हैं कि वो डूब जाते हैं उसी में, ठीक है? तो वो सोचते भी एंड महसूस भी कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाना सुनते हैं उसके टाइम वो रोने भी लगते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं उस भाषा को, ठीक है? तो जो भाषा होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश डैश से उसका नाता ना टूटे। यानी जो हिंदी है, हिंदी सिखाने का जो दायरा है वो उसका इतना बड़ा हो कि उसका नाता ही उससे ना टूटे। तो इसमें आपका है व्याकरण सीखने या फिर भाषा प्रयोग या फिर भाषा की परिभाषा या फिर व्याकरण रटने। तो देखिए इसमें बात ये कही जा रही है कि उसका नाता ना टूटे। व्याकरण एक ऐसी है कि एक दिन खत्म हो जाएगी, यानी जो सारे आपने टॉपिक पढ़ लिए तो समाप्त। भाषा की परिभाषा भी इंड होगी, यानी कभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अगर भाषा की मतलब भाषा की परिभाषा की तो इंड तो होगी ही। व्याकरण रटने ये भी एक ना एक दिन समाप्त होगा, लेकिन जो भाषा प्रयोग है वो आपका कभी ना टूटने वाला एक नाता बनता है, क्योंकि आप भाषा का पूरी लाइफ प्रयोग कर रहे होते हो, ठीक है? किसी भी माध्यम से, आप चैट के माध्यम से, आप लिखने के पत्र के माध्यम से, आप बोलने के माध्यम से, आप अपने हाव भाव के माध्यम से, तो भाषा का प्रयोग आप करते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा और पूरी लाइफ करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में जो है बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है या फिर वह रंगीन चित्रों वाला होता है या फिर वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है या फिर वह बच्चों के लिए है। तो जो बच्चों के लिए है इस वजह से साहित्य में मदद कर रहा है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वह भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, जो बाल साहित्य होता है। बाल साहित्य जो है उसके अंतर्गत क्या है, मतलब कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और जो भाषा की रंगतें हैं वो उसी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो जो अलग अलग तरह के मतलब जो रंगतें हैं वो प्रस्तुत करेगा तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा, ठीक है? और बाल साहित्य जो होता है क्लासरूम में, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा बाल साहित्य जब कराया जाता है तो उसमें हर बच्चे इंक्लूड होता है। उसमें हर बच्चा जो अपनी अपनी बात कहता है, तो उसमें बाल साहित्य में क्या रहता है, बच्चे की जो भाषा क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक है? तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा एंड अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। डेली क्लास ये 3 बजे मिलती है तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी पेपर हो, CDP हो गया आपका, EVS हो गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका हिंदी है, EVS है, मैथ है, तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो आपको 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी है, उसमें हम लोग SST डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग CDP या फिर आपका EVS जो भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ से मतलब वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी सीटेट मतलब पेपर 2 वाले कैंडिडेट हैं, देखिए बहुत सारे हैं जिनका जो है SST में नंबर अच्छा नहीं आता है, इस वजह से पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है? इस बार का मैं आंकड़ा आपको बता रही हूँ कि 8% ही पेपर 2 का रिजल्ट आया हुआ था। सीटेट ने खुद इसको मतलब वो बताया है, इन्फॉर्म किया है कि इतना जो है खुद मतलब सीटेट ने डाटा दिया है कि 8% जो है रिजल्ट गया है पेपर 2 का। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितने कैंडिडेट फेल हुए होंगे। तो एक मैंने वीडियो बनाई है कि सीटेट में आप कैसे 55+ मार्क्स ला सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। और आप जो मैंने उसमें बताया है कि जैसे आपको पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या करना है, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 1 से 2 बार पेपर दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है, 2 से 3 बार पेपर दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी।
वहाँ से आपको काफ़ी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर आते हैं, मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, जितने भी पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं SST की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए।